नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। 2024 के चुनावी समर का ऐलान हो गया है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन चुनावों के मंथन से निकलेगा क्या। लोकतंत्र जिस तरह से चौराहे पे खड़ा है, जिस सड़क से होकर गुजर रहा है, वह सड़क सबसे बड़ा सवाल यह पूछ रही है कि 2024 के चुनाव के बाद भारत किस दिशा में बढ़ेगा और इन चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। क्या जिस तरह से राम मंदिर का कार्ड खेलकर और उसके बाद सीए की छौक लगाकर मोदी जी ने एक तरह से चुनाव को ध्रुवीकृत करने का काम किया, वह रहेगा निर्णायक एजेंडा, या फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का बम फूटा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार की महागाथा देश और दुनिया के सामने आई है, वह विपक्षी पार्टियों को एक नई संजीवनी देगी और लोकतंत्र को बचाने की जो उनकी लड़ाई चल रही है, वह चुनावी गणित को उनके पक्ष में धकेल पाएगी। यह सवाल आज की तारीख में बहुत ही पेचीदा है, उतना ही पेचीदा जितना इस समय देश के लोकतंत्र की गलियारे हैं। अब चुनावी मौसम में सभी के लिए सड़क पर रहना बहुत जरूरी है। आपके लिए, हमारे लिए, और नेता तो पहले से ही सड़क पर है। इसमें जो सीधा सवाल है इस समय कि आखिर जनवरी में जिस समय राम मंदिर में पूरा का पूरा भव्य दिव्य आयोजन हुआ था और उसके बाद एक माहौल बनाया गया था कि बस 2024 में चुनावी नैया मोदी जी इसी राम की लहर पर पार कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका राम के नाम पर जो फील गुड है वह थोड़ा सा कम रह गया। इसीलिए फिर वह लेकर आए नागरिकता संशोधन कानून, जो 4 साल पहले बन गया था लेकिन नोटिफाई ठीक चुनाव के पहले हुआ। और उसके बाद हम सब ने देखा कि मोदी जी एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा करते रहे, करोड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करते रहे और ब्योछार करते रहे पैसों की मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। और इस दौरान उन्होंने अपना फोकस रखा दक्षिण भारत। और आप देखिए कि लगातार जो खबरें आ रही हैं दक्षिण भारत से, जिस तरह की खबरें और जिस तरह का चुनावी गणित बताने की कोशिश हो रही है, उसमें कॉरपोरेट मीडिया का एक सेक्शन बताना चाह रहा है कि दक्षिण भारत भाजपा के लिए सकारात्मक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑल इज वेल नहीं चल रहा। और शायद इस क्रम में जो की आखिरी ठुकी वह थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा, गुप्त चुनावी चंदा, जिस पर जबरदस्त कमाई की भारतीय जनता पार्टी ने 2018-19 से लेकर अब तक, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ठीक चुनाव से पहले उसे बताया अनकॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि वह क्यों ही नानुकुर करे, सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में डाले। चुनाव आयोग को निर्देश किया कि सब जनता जनार्दन के सामने होना चाहिए। और इस तरह से मोदी जी के पक्ष में जो पूरा माहौल बन रहा था कि अब की बार 400 पार, उसने एक बम विस्फोट की तरह आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा। क्योंकि इससे पता चला कि आजाद भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकारी तर्ज पर रिश्वतखोरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, ईडी और बाकी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कॉरपोरेट से पैसा वसूला गया है। एक दिन ईडी रेड पड़ती है और अगले दिन कंपनियां मोदी जी को, बीजेपी को चंदा दे देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनाफा नहीं है लेकिन 1000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा खरीदा जा रहा है, चंदा दिया जा रहा है। ये जो सारा का सारा घटनाक्रम है, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह एक राजनीतिक सवाल बनेगा, क्या यह गेम चेंजर होगा, क्या मोदी जी के लिए मुश्किलें होंगी। क्योंकि इसे लेकर काफी इफ एंड बट है, इसे विपक्ष किस तरह से भुना पाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह, क्योंकि विपक्ष पूरे भारत में एकजुट नहीं है। और साथ ही साथ इसका एक और बहुत अहम पहलू है जिस पर हमें और आपको सोचना ही होगा। सबसे बड़ा पहलू है कि इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा, जब मैं कह रही हूँ इतना बड़ा, तो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर।
सोचिए, यह करोड़ों रुपए की जो वसूली हुई है चंदे के नाम पर, चुनावी चंदे के नाम पर, जिसे देते समय कभी सोचा नहीं गया होगा कि यह पब्लिक डोमेन में आएगा, और इसीलिए मनी बिल के तौर पर यह कानून लाया गया, तमाम कानूनों में संशोधन करके। और अब जब इसका भांडा फूटा है तब यह साबित हुआ है कि सरकार ने, सरकारी एजेंसीज ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए किस तरह से ये वसूली की। लेकिन क्या बीजेपी के लिए, बीजेपी के काल में हुए भ्रष्टाचार एक बड़े राजनीतिक मुसीबत बनते हैं? अभी तक दिखाई देता है कि ऐसा नहीं होता। यहाँ मैं दो इंसिडेंट, दो घटनाएं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला, बोफोर्स घोटाला। राजीव गांधी का राजनीतिक पूरा का पूरा घटनाक्रम, पूरा उनका कैरियर बोफोर्स घोटाले के नाम पर स्वाहा हुआ। कितना घोटाला हुआ, क्या हुआ, बाद में किसी को पता नहीं चला। वीपी सिंह हर समय जेब से चिट निकालते थे और कहते थे बस इसी में स्विस बैंक का खाता है, जैसे ही सत्ता में आएंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। तब से लेकर आज तक बोफोर्स, किसी को पता नहीं चला कितनी रिश्वत, क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार गई। तब आइए 2014, 2013 के बाद से जिस तरह से 2G घोटाले का जिक्र था, वह मनमोहन सिंह सरकार को ले डूबा। बाद में पता ही नहीं चला कि 2G में क्या था, वह सब काल्पनिक आंकड़े थे। लेकिन मनमोहन सिंह की यानी कांग्रेस की सरकार गई। लेकिन देखिए, क्या इस तरह के घोटाले जब होते हैं तब वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ले डूबते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो राफेल को लेकर घोटाला सामने आया, जो मोदी सरकार ने राफेल को लेकर समझौता किया, वह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। और तो और जब नोटबंदी हुई और हमने देखा पूरी देश ने और दुनिया ने कि लाखों लोगों को अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह चुनावी मुद्दा नहीं बना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसके इर्द गिर्द हुआ करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला एक गेम चेंजर होगा या नहीं, मोदी सरकार के लिए मुश्किल पेश करेगा या नहीं, इस सवाल से जुड़ा हुआ एक अहम पहलू है, वह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्योंकि इससे पहले वो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इस बार मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो उन्होंने चलाई, उसके जरिए बड़े पैमाने पर नौजवानों को दूसरे बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित करने के लिए, उसे एक राजनीतिक इशू बनाने के लिए और कांग्रेस की गारंटी को सबके सामने रखने की उन्होंने कोशिश की। और जिस तरह से लोगों से वह बात करते रहे, लोगों का रिस्पांस आता रहा, वह एक पॉजिटिव संकेत है। और उनके साथ साथ अगर सिर्फ उत्तर भारत की बात करें तो तेजस्वी बिहार के जिस तरह के कद्दावर नेता के तौर पर सामने आए हैं और सिर्फ माई बाप के आधार पर, यानी मुस्लिम यादव के साथ साथ उन्होंने अगड़े पिछड़े, गरीब और महिलाओं को जो संबोधित किया है, वह एक बड़ा फैक्टर है। अखिलेश उत्तर प्रदेश में कितना गुल खिला पाएंगे, लेकिन फिलहाल वह भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक नहीं दिखाई दे रहे। ये जो तीन चेहरे हैं, और इसके साथ अगर आप दक्षिण भारत को लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार को लीजिए, केरल में आप लीजिए जो सीपीएम की सरकार है, ये सब एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज पेश कर रहे हैं। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि मोदी जी बार बार दक्षिण की यात्रा पर मजबूर हो रहे हैं। वहां पर जिस तरह का आंध्र प्रदेश में उन्होंने दांव खेला है, वह बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन इधर अगर ममता है तो उस तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। और जिस आधार पर के कविता की गिरफ्तारी हुई है ईडी में, उससे ऐसा भी लगता है कि चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोई सीरियस एक्शन लिया जा सकता है। यह सारा जो घटनाक्रम है, यह जो सारी तस्वीरें हैं, यह बता रही हैं कि दोनों पक्ष के बीच जो महासमर है, उसमें बहुत से कार्ड्स अभी खेले जाने बाकी हैं, जिन पर हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया।